सो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। अब हमने इसकी चारों टॉपिक कवर कर लिए थे, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट एंड ईएसआई। ठीक है, और आगे हम अब डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस अंडर द एक्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्केड्यूल समझाना चाहती हूँ जो कि हमारे इस चैप्टर से लिंक्ड है। देखिए यहाँ पे 4 स्केड्यूल्स है टोटल में, और हर स्केड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए स्केड्यूल 1 को देखते हैं फटाफट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, लिस्ट ऑफ इंजरीज जो कि मानी जाती है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। देखिए 2 पार्ट है इसके, एक तो पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। जो पार्ट 1 में इंजरीज है वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की है, और जो पार्ट 2 में है वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की है। जो टोटल वाली रहेंगी वो तो अर्निंग कैपेसिटी को पूरा रिड्यूस कर देती है। देखिए इसलिए हर जगह क्या है 100%। ओके, उसके बाद अगर एक एग्जांपल देखते हैं, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स एम्पुटेशन और एम्पुटेशन एट हायर साइड्स, या तो दोनों हाथ चले गए एम्प्लॉय के, या फिर एम्पुटेशन एट हायर साइड्स मतलब आधा खराब, मतलब पैर चला गया, हाथ चला गया, या फिर लॉस ऑफ अ हैंड एंड फुट, एक हाथ चला गया एक पैर चला गया। तो इस तरह के जो केसेस रहते हैं, लिस्ट ऑफ इंजरीज हैं, वहाँ पे 100% कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और ये सारी मेंशन है स्केड्यूल 1 के अंदर। चलिए फटाफट से देखते हैं स्केड्यूल 1 का पार्ट 2, जहाँ पे कौन सी इंजरीज की लिस्ट है, इन सब की, जहाँ पर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होती है, यानी कि पूरी तरह से नहीं है। और ये कितने 90, 80, इनका प्रोपोर्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। देखिए कहाँ तक ऑलरेडी, यहाँ तक देखो 3, यानी कि परसेंटेज दिया हुआ है बेसिकली कि इतना इतना उनकी अर्निंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगी ये इंजरी। अब सबसे पहला देखते हैं एम्पुटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट से किसी का हाथ चला जाना, या फिर लॉस ऑफ थंब। देखिए बेसिक सी चीज़ें, लॉस ऑफ थंब एंड इट्स मेटाकार्पल बोन, लॉस ऑफ 4 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड, मतलब एक हाथ की 4 उंगलियां चलेगी, या फिर एक हाथ की 3 उंगलियां चलेगी, एक हाथ की 2 उंगलियां चलेगी, और ये अर्निंग कैपेसिटी को इतना इतना रिड्यूस कर देंगे। ये था हमारा स्केड्यूल 1। चलिए स्केड्यूल 2 पर आते हैं। स्केड्यूल 2 में हमें देखना है कि कौन से वर्कमैन इंक्लूड होते हैं वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर एज पर आर एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट के अंदर कौन कौन से लोग वर्कमैन माने जाएंगे। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, हम 1-2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए, देखिए एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन वर्किंग, या फिर रिपेयर और डिमोलिशन, या किसी भी तरह का एरियल रोपवे का, कैनल का, या फिर पाइपलाइन का, या फिर सीवर का, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि फायर ब्रिगेड की सर्विसेज में काम करता है, प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉयज़ जो कि क्या है एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग ब्लास्टिंग ऑपरेशंस, इस तरह से इन्वॉल्व है। आगे देखो एम्प्लॉयड इन सर्कस, या फिर कोई सर्कस में एम्प्लॉयड है। तो इस तरह की ये बताया हुआ है कि स्केड्यूल 2 के अकॉर्डिंग कौन कौन से एम्प्लॉय यहाँ पे कवर होते हैं। चलिए स्केड्यूल 3 देख लेते हैं। स्केड्यूल 3 के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, कौन सी डिजीज़ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मानी जाती है। देखिए ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मैंने उस दिन भी आपको समझाया था फिरोज़ाबाद वाला एग्जांपल देकर के, कि जो लोग वहाँ पे बैंगल मेकिंग के अंदर काम करते हैं उनकी आई पावर क्या हो जाती है, लो होती जाती है, क्योंकि जो लाइटनिंग एमिट होती है उसके कारण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो कैसा काम कहाँ पे काम कर रहा है, डिजीज़ कॉज बाय, अगर बाय वर्किंग कॉम्प्रेस्ड एयर, कहीं पे कॉम्प्रेस्ड एयर पास ऑन होती है और कोई वहाँ पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे काम करते हुए उसके जो शरीर को इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा ही वर्क इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि एक्सपोजर से रिलेटेड होगा। पार्ट बी के अंदर यहाँ पे देखिए सब पार्ट्स है, पार्ट ए हाईली, पार्ट बी, उसके बाद पार्ट सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ जाइए स्केड्यूल 4 पे। स्केड्यूल 4 पे हमें दिए हुए हैं फैक्टर्स। बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनसेशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तब अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम एम्प्लॉय की एज के साथ, देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए एम्प्लॉय की एज क्या है 21, अब इसका फैक्टर कंसिडर करेंगे 222.71, तो इसका फैक्टर है, और इसके थ्रू हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट कितना बनता है कॉम्पनसेशन का। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के फर्दर टॉपिक्स को। देखिए सबसे पहला हमें आज करना क्या है, सबसे पहली बात तो डेफिनेशंस कवर करते हैं अभी। डेफिनेशंस के अंदर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, डिपेंडेंट, डिसेबलमेंट, इंजरी, एक्सीडेंट। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 to 8 मार्क्स के अंदर अंदर आपसे इन डेफिनेशंस को पूछ लिया जाता है। वहाँ पे आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही इन डेफिनेशंस का मतलब बताना है। एम्प्लॉय का मतलब सिर्फ ये नहीं लिख के आओगे कि जो किसी और के लिए काम कर रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब आपको ये लिख के आना है जो कि एक्ट में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेलवे एम्प्लॉय कौन होगा, रेलवे सर्वेंट, जो कि डिफाइंड है क्लोज 34 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द रेलवेज एक्ट, तो वो क्या है रेलवे सर्वेंट माना जाएगा।
और आगे कहता है वो भी इंक्लूड है, एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए जो कि नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इसी से लिंक करके बता रहा है हमें कि अगर वो परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं है किसी भी रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल ऑफिस के अंदर, और ना वो एम्प्लॉय हुआ है शेड्यूल 2 की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्पेसिफाइड जो है, देखिए यहाँ पे एक छोटे से चार्ट से भी समझ लेते हैं इसको कि रेलवे एम्प्लॉयज़ जो कि एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए, एक तो वो परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं है और दूसरा ना ही वो शेड्यूल 2 की कैपेसिटी में के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हुआ है, बट स्टिल वो कंपनसेशन के लिए क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए। पॉइंट 2 क्या है, कोई भी मास्टर, सीमैन या फिर बाकी जो मेंबर्स हैं किसी क्रू ऑफ अ शिप के, कोई कैप्टन या अदर मेंबर जो है एयरक्राफ्ट के, आगे देखिए कोई भी पर्सन जो कि रिक्रूटेड है एज अ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या फिर किसी भी कैपेसिटी में मोटर व्हीकल के कनेक्शन से, आगे अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड बाय अ कंपनी, किसी को हायर किया है हमने अब्रॉड में काम कराने के लिए, या फिर जो किसी को हमने आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉय किया है उस कैपेसिटी में जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में, ठीक है। एंड द शिप, एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल और कंपनी किसी का भी हो सकता है, एज द केस में भी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। कंपनी कहाँ की होगी, इंडिया की। लास्ट पॉइंट क्या है कि एम्प्लॉयड क्या है, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग है। वेदर जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का वॉज मेड, चाहे एक्ट से पहले बनाया गया है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्ट के बाद का है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है या फिर मतलब ओरल है या राइटिंग में है, बट इसमें वो पर्सन्स नहीं आएंगे जो कि काम करते हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन की कैपेसिटी के अंदर, और जो इंजर्ड एम्प्लॉय है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एम्प्लॉय डेड हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स जिनको रेफर किया गया था या फिर उनमें से कोई, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं एम्प्लॉयर के बारे में। इससे पहले ये छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं कि एक बस ड्राइवर को एक दिन के लिए एंगेज किया गया, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय। अब जो उसका डिपेंडेंट है वो एलिजिबल रहेगा, एंटाइटल रहेगा कॉम्पेंसेशन के लिए अगर उसी दिन एक्सीडेंट के कारण वो जो ड्राइवर है अपनी उसकी डेथ हो जाती है। तो आगे देखिए जो अब एम्प्लॉयर कौन होगा, इसमें 4 पॉइंट्स में हम इसको 3 पॉइंट्स में हम इसको कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले तो कोई भी, ठीक है, इट इंक्लूड्स एनीबडी, किस एज अ मतलब पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। दूसरा क्या है, किसी भी तरह का मैनेजिंग एजेंट किसी एम्प्लॉयर का, ठीक। तीसरा क्या है, किसी डिसीज्ड एम्प्लॉयर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ओके, यानी कि सपोज कीजिए एक फैक्ट्री का एक मालिक था और वो प्रभु को प्यारा हो गया। अब यहाँ पर जो उसका बेटा रहेगा वो अपना मेजर हो चुका है, मतलब 18+ हो चुका है। अब यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो अब बीइंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो एलिजिबल रहेगा, एलिजिबल नहीं लायबल रहेगा कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराने के लिए एलिजिबल वर्कमैन को, ठीक है। अब आगे देखिए, when the services of an employee are temporarily lent or let on hire to another person, मानी मेरा कोई एम्प्लॉय है और मैंने क्या करा, उसकी सर्विसेज अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र कर दी, तो अब वो एम्प्लॉय मेरा क्या हुआ, किसी मेरे फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। तो अब वो जो अदर पर्सन है यानी कि मेरा फ्रेंड, वो क्या रहेगा, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए जो एम्प्लॉयर है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड होता है। आगे समझते हैं डिपेंडेंट का मीनिंग। इट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉई, यानी कि डिसीज्ड एम्प्लॉई के रिस्पेक्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं कि कौन कौन लोग डिपेंडेंट माने जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, कोई भी विडो या फिर विडो तो उसकी वाइफ हो गई, माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, माइनर लेजिटिमेट यानी कि लीगली अडॉप्टेड सन, या फिर कोई अनमैरिड लेजिटिमेट यानी कि लीगल और अडॉप्टेड डॉटर है, या फिर कोई विडोड मदर है। आगे देखिए, इफ़ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अगर कोई ऐसा पर्सन था जो कि एम्प्लॉय की अर्निंग्स पे ही डिपेंडेंट था उसकी डेथ के टाइम पे, या फिर कोई सन और डॉटर जो कि 18 साल का तो है लेकिन वो क्या है, हु इज़ इनफॉर्म या फिर अनवेल, मतलब उसकी बॉडी कंडीशंस, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि वो काम कर सके और कमा सके, तो वो क्या था, टोटली उस पर डिपेंडेंट था। या फिर होली और पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, डेथ के टाइम पे होली या पार्टली किसी भी तरह से ये लोग अगर उस पर डिपेंडेंट थे। अब विडोर, सपोज कीजिए यहाँ पे फादर की सिस्टर आ गई, ठीक है। अब पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, कोई भी पेरेंट विडोड मदर के अलावा, क्योंकि विडोड मदर को तो हमने ऊपर कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे कौन रहेगा, फादर रहता है। अब माइनर इलेजिटिमेट, गैर कानूनी भी होगा सन अगर तो भी, एंड अनमेरिड इलेजिटिमेट डॉटर भी कंसिडर होगी। आ डॉटर चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो या फिर अडॉप्टेड हो, और अगर मैरिड भी हो
ठीक है, एंड अ माइनर और ए विडोड एंड अ माइनर। आगे देखिए, अ माइनर यानी कि कोई भी माइनर ब्रदर हो गया, या फिर अनमेरिड सिस्टर हो गई, या फिर विडोड सिस्टर हो गई माइनर की। आगे देखिए, विडोड सिस्टर जो कि माइनर है। विडोड डॉटर इन लॉ, कोई भी विडोड डॉटर इन लॉ यानी कि जो पर्सन है काम कर रहे हैं उसके बेटे की उस विडो वाइफ, ठीक है। अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज सन, अपार्ट फ्रॉम दिस अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, जहाँ पे कोई भी पेरेंट अलाइव नहीं है, या फिर पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ़ नो पेरेंट इज अलाइव। आगे देखिए, इट इज़ टू बी नोटेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लोज 2 एंड द आइटम्स ऑफ एफ एंड जी, सब क्लोज 3 यानी कि ये कौन से आइटम्स की बात कर रहे हैं, सब क्लोज 2 तो हमारा ये वाला रहा, और थर्ड के आइटम्स कौन से रहे, एफ और जी, ये वाले आइटम्स। तो इनके साथ क्या है, ये इंक्लूड करेंगे किसी भी अडॉप्टेड सन, डॉटर या फिर चाइल्ड को, यानी कि इसके अंदर इंक्लूडेड अडॉप्टेड भी इंक्लूड होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिसेबलमेंट को। यहाँ पे समझिए डिसेबलमेंट क्या होता है, रेफर्स टू द लॉस इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू वर्क विच मे रिजल्ट इन लॉस और रिडक्शन इन हिज अर्निंग कैपेसिटी। बेटा आपको ये लाइन एग्जाम पर्पस के हिसाब से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप वर्ड टू वर्ड कुछ लाइन्स हमें लिखनी है, सारी स्टोरी हम नहीं लिख करके आ सकते, कई जगह हमें बुकिश लाइन्स को भी यूज़ करना है। तो ये लाइन घोट करके पी जाओ कि डिसेबलमेंट क्या होता है, लॉस होता है एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी का, ठीक है, वर्क का, जो कि क्या है, अब रिजल्ट इन लॉस और रिडक्शन इन हिज अर्निंग कैपेसिटी। आगे देखिए डिसेबलमेंट क्या है, दो तरह की होती है। देखिए पार्शियल डिसेबलमेंट कैसी होती है, पार्शियल और टोटल। अब जो पार्शियल डिसेबलमेंट रहती है उसके अंदर टेम्परेरी पार्शियल भी हो सकती है और परमानेंट पार्शियल भी हो सकती है, और टोटल डिसेबलमेंट में तो टोटली ही लॉस हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉय टोटली डिसेबल हो जाता है। चलिए यहाँ पे समझिए, फटाफट से एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर बुक को कंसिडर करेंगे। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट क्या रहेगा, सपोज कीजिए फ्रैक्चर हो गया, अब वो डिसेबलमेंट तो है और पार्शियल भी है, लेकिन टेम्परेरी है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसके फ्रैक्चर का जब वो ठीक हो जाएगा तो वो डिसेबलमेंट नहीं रहेगी, इसलिए उसको नाम दिया गया टेम्परेरी। फिर आगे आती है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, यानी कि पार्शियल है लेकिन परमानेंट हो गया लाइफ लॉन्ग, जैसे कि लॉस ऑफ 4 फिंगर्स, अभी परमानेंट ही चली गई ना, लेकिन डिसेबलमेंट भी है और 100% भी नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। और टोटल डिसेबलमेंट की अगर बात करूँ तो लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, अभी टोटली एम्प्लॉय क्या हो गया, डिसेबल हो गया, अब वो काम नहीं कर पाएगा कहीं भी किसी भी कैपेसिटी में। चलिए अब फटाफट से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिसेबलमेंट दो तरह की होती है। पार्शियल में क्या बताया गया है कि ये वो डिसेबलमेंट है जो कि अर्निंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है एम्प्लॉय की किसी एक्सीडेंट के कारण। यहाँ पे जो पार्शियल डिसेबलमेंट है दो तरह की है, टेम्परेरी पार्शियल और परमानेंट पार्शियल। यहाँ पे टेम्परेरी पार्शियल क्या होता है, वो डिसेबलमेंट जो कि रिड्यूस करती है अर्निंग कैपेसिटी किसी वर्कमैन की इन एनी एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर वो क्या है, एंगेज है एक्सीडेंट के टाइम पे, जिसकी वजह से डिसेबलमेंट हुई। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एंगेज है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ठीक होने के बाद वो वहाँ पे आके काम फिर से शुरू कर सकता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होती है कि वो डिसेबलमेंट जो कि रिड्यूस कर देती है अर्निंग कैपेसिटी को वर्कमैन की इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे एनी एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे वो एंगेज था, यहाँ पे हो गया कि एवरी एम्प्लॉयमेंट जो कि वो कर सकता था इंजरी के टाइम तक। ठीक है, यहाँ पे अब यानी कि वो भले ही इस फैक्ट्री में जाए, किसी फैक्ट्री में जाए, लेकिन अब वो वैसा काम नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज एक एग्जाम्पल इसका ध्यान में रखो, लॉस ऑफ 4 फिंगर्स, और उसका क्या था, फ्रैक्चर। अब आगे देखिए, अगर पार्शियल डिसेबलमेंट होती है तो ये नेसेसरी है कि एक्सीडेंट होना चाहिए, उसके अलावा एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट एम्प्लॉय को इंजरी हुई है, और इंजरी क्या है, वो परमानेंट या फिर टेम्परेरी हो सकती है, और एज अ रिजल्ट उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई है परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली। अब परमानेंटली क्या, अगर उसकी चारों उंगलियां चली जाती है तो सपोज कीजिए अगर वो लैपटॉप पे काम करता है तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आगे दूसरा सोचिए कि अगर टेम्परेरीली है तो जब तक उसका हाथ फ्रैक्चर है तब तक वो ऑफिस आकर के काम नहीं कर पाएगा, और अगर काम नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर उसको सैलरी नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए, द एम्प्लॉय इज एंटाइटल टू कंपेंसेशन, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो कंपेंसेशन के लिए एंटाइटल रहेगा उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उसकी अर्निंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई है परमानेंटली। अब आपको याद आया जब हमने स्केड्यूल 1 देखा था तो हमने वहाँ पे परसेंटेज भी देखी थी कि एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी कितने % से रिड्यूस हुई है, तो यानी कि ये काउंट जो परसेंटेज है वो वहाँ पे प्रपोर्शन कैलकुलेट करने के काम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जितनी भी इंजरीज पार्ट 2 स्केड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है शेल बी डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो स्केड्यूल मेंशन है वहाँ पे परसेंटेज भी पता चलती है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं
एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे दोबारा से दिए हुए हैं। अगर लॉस ऑफ हैंड और फुट है तो ये 100% है। अगर सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट है, पूरी तरह से फेस डिसफिगर हो गया है, तो वो 100% हो गया। लॉस ऑफ थंब 30, लॉस ऑफ आई 40, ठीक है, 54 आइटम्स है। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स वो डिसेबलमेंट चाहे वो टेम्परेरी हो नेचर की या परमानेंट नेचर की हो, जो कि इनकैपेसिटेट कर देती है किसी एम्प्लॉय को सारे ही वर्क के लिए जो कि वो कर सकता था। ही वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन सच डिसेबलमेंट, ठीक है। अब देखिए जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है शैल बी डीम टू रिजल्ट फ्रॉम एवरी इंजरी, जो कि स्पेसिफाइड है पार्ट 1 में ही। आपको सबसे पहले याद दिलाऊं, लॉस ऑफ हैंड और एम्पुटेशन, जहाँ पे या तो हाथ चला गया या फिर हाथ का आधा हिस्सा, जैसे देखा है कईयों का कोहनी से हाथ टूटा हुआ होता है, एल्बो से आगे उनका हाथ नहीं होता है, तो इस तरह का एम्पुटेशन कहलाता है, ठीक है। या फिर कॉम्बिनेशन है इंजरीज़ का जो कि स्पेसिफाइड है पार्ट 2 में, 2 इंजरीज़ को इकट्ठा कर दिया, या फिर एग्रीगेट परसेंट जो है वो कितना हो गया, अमाउंट्स टू 100% और मोर, ठीक है। उन 3-4 इंजरीज इकट्ठी हो गई, मान लो कि फिंगर्स भी डैमेज हो गई, फेस डिसफिगरमेंट हो गया, पैर टूट गया, तो इस तरह की चीज़ें अगर इकट्ठा करके उसका परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा चलिए अब इंजरी को डिस्कस करते हैं। इंजरी क्या है? इंजरी किसी भी तरह का डैमेज है जो कि एक एम्प्लॉय सफ़र करता है किसी तरह के एक्सीडेंट से। जो इंजरी है वो बिलोंगिंग को कंसिडर नहीं होगी एम्प्लॉय की, और वो एक्ट के अंदर नहीं आती है। सपोज़ कीजिए मेरा कोई सामान ऑफिस में टूट गया, ठीक है, तो वो इंजरी नहीं मानी जाएगी, सामान की बिलोंगिंग की नहीं होगी। जो इंजरी है वो क्या होनी चाहिए? मस्ट भी पर्सनल होनी चाहिए। पर्सनल इंजरी जो यूजुअली किसका क्या मतलब है कि फिजिकली या बॉडी को कहीं ना कहीं चोट पहुंची हो किसी एक्सीडेंट के कारण, ठीक है। हाउएवर जो एक पर्सन है, जो पर्सनल इंजरी है वो नेसेसरली कन्फाइंड नहीं है सिर्फ फिजिकल और बॉडीली इंजरी तक। यहाँ पे साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इंजरी भी कंसिडर की जा सकती है, जैसे कि नर्वस शॉक हो जाना, या फिर ब्रेकडाउन, या फिर मेंटल स्ट्रेन होना, किसी तरह का इंसैनिटी, पागलपन आ जाना एम्प्लॉय में काम करते करते, ठीक है, अंडर प्रेशर ऑफ जॉब। अब यहाँ पे देखिए एक केस डिस्कस कर लेते हैं, और ये केस आपके प्रीवियसली एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पे केस स्टडी आई थी एग्जाम में कि सपोज़ कीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है और वो फ्रिक्वेंटली हीटिंग रूम में जाता है, ठीक है, फ्रॉम अ कूलिंग प्लांट, कॉन्ट्रैक्टेड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया, ठीक है, विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। अब आपके एग्जाम में आया था कि यहाँ पे बताइए जो एम्प्लॉई है वो कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अब देखिए कि हेल्ड दैट द डेथ वाज ड्यू टू पर्सनल इंजरी, जो डेथ थी पर्सनल इंजरी की वजह से हुई थी, एंड देयरफॉर जो एम्प्लॉयर है वो लायबल है कंपनसेशन देने के लिए, ठीक है। जब वो बार बार कूलिंग एरिया में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी वहाँ की एयर से इफेक्ट होती रहेगी, और उसी कारण उसे निमोनिया हुआ था। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है वो डिफाइन नहीं है एक्ट के अंदर। यहाँ पर एक वो थे लॉर्ड मैकनॉटन, इन्होंने डिफाइन किया था कि अ मिसहैप और अनटोवर्ड इवेंट जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, ना कि डिज़ाइन किया गया था, वहाँ पे एम्प्लॉय जो है इंजर्ड हो गया, उसने खुद को इंजर कर लिया, इवन दो उसकी निग्लिजेंस भी रही हो, ठीक है, वो भले ही लापरवाही कर गया हो अपने को संभालने में। दस द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी इज नॉट एन एक्सीडेंट ऑर्डिनरीली। अगर कोई प्लान करके खुद को चोट पहुंचवा रहा है तो वो एक्सीडेंट ऑर्डिनरीली नहीं है। तो दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं जो एक्सीडेंट है वो क्या है? चांस इवेंट जो कि ओकेजन हुआ है और बाय फिजिकल और नेचुरल कॉज, किसी कारण से इस तरह के, एंड इंक्लूड्स, और इसके अंदर वो इवेंट भी इंक्लूड्स होते हैं जो कि अराइज होते हैं आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इसके अंदर वो इवेंट इंक्लूड्स होंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान रहे हैं, जहाँ पे वर्कर क्या हुआ? इंजर्ड हो गया है। अगर एक पर्सन इंसेन हो जाता है या फिर अगर वो मेंटल फैकल्टीज़ को, अपनी सोचने की क्षमता को खो देता है किसी एक्सीडेंट के कारण, और वो सुसाइड भी कमिट कर लेता है, तो भी जो डेथ होगी वो क्या कंसिडर की जाएगी? टू बी द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, एंड तब भी कंपेंसेशन एम्प्लॉय को अवॉर्ड किया जाएगा, मतलब उसके डिपेंडेंट्स को, अब ऊपर जाके थोड़ी देंगे उसको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं द टर्म एक्सीडेंट। एक्सीडेंट या फिर मिसहैप जो अनटोवर्ड इवेंट है, नॉट एक्सपेक्टेड और डिज़ाइन में भी ड्यू टू निग्लिजेंस के कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपेंसेशन के लिए एलिजिबल रहेगा एम्प्लॉई। और जो डेथ है अगर किसी वर्कमैन की, देखिए क्या एक केस है कि ड्यू टू स्नेक बाइट, अगर वो काम फैक्ट्री में है और वहाँ पे स्नेक बाइट के कारण उसकी डेथ हो जाती है, वाइल ऑन ड्यूटी विल अमाउंट टू एक्सीडेंट, यानी कि उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अब देखिए अगर फैक्ट्री में ना रह करके अपने घर में होता तब तो स्नेक नहीं काटता ना, लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहा था और जॉब के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के टाइम पे उसको स्नेक बाइट हुआ और उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो एलिजिबल रहेगा कॉम्पेंसेशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या है कॉम्पेंसेशन के लिए।
देखिए, जो एम्प्लॉयर है वो लायबल रहेगा कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराने के लिए एम्प्लॉय को कोई किसी भी तरह की पर्सनल इंजरी के लिए, जो कि उसको कब होती है, या तो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के कारण भी हो सकती है जिसके कारण उसकी डेथ या उसको डिसेबलमेंट होती है। हमारा एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन जो टॉपिक है ये कवर करता है 3 पॉइंट्स को। यहाँ पे देखिए, पर्सनल इंजरी, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं फटाफट। देखो, पर्सनल इंजरी के 2 पॉइंट है कि पर्सनल इंजरी जो हो सकती है वो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। पर्सनल इंजरी अगर आउट ऑफ कोर्स और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयर जो है वो लायबल रहेगा कॉम्पेंसेशन के लिए एक्ट के अंदर। अब आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझाने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए मिस्टर एक्स है और वो काम करता है किसी एसी शॉप पर, एसी रिपेयरिंग की शॉप पर। अब यहाँ पे देखिए, एसी में से कंप्रेस्ड गैस लीक होती है। अब सपोज़ कीजिए कि कंप्रेस्ड गैस लीक होने से क्या हुआ, वो एसी ठीक कर रहा था और उसमें से कंप्रेस्ड गैस लीक हुई, जिस गैस जो गैस थी उसके लंग्स में भर गई और क्या हुआ, वो उस गैस के कारण उसके लंग्स ख़राब हो गए और वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये तो रहेगा कि वो शॉप के अंदर ही काम कर रहा था, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या इसको या हम कह सकते हैं इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब सपोज कीजिए मिस्टर एक्स जिस शॉप में काम कर रहा था वहाँ के मालिक ने उसको किसी और के घर भेजा एसी ठीक करने के लिए। ठीक है, अभी मिस्टर एक्स किसी और के घर जा रहे हैं एसी रिपेयर करने के लिए। अब ये घर तो गए यहाँ पे इसके एसी रिपेयर करने के लिए और इस पर्सन के घर में क्या हुआ, आग लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी यहाँ काम कर रहा था और ये क्या हुआ, प्रभु को प्यारा हो गया। अब यहाँ पे बात समझिए कि यहाँ तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, और यहाँ पे आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, वो अपने एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शंस पे वहाँ जाता। तो अब चलिए फटाफट से थ्योरेटिकल इसको समझ लेते हैं कि आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कोई सम सॉर्ट ऑफ कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के और इंजरी जो हुई है वर्कमैन को उसके बीच में, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई एम्प्लॉय रिस्क लेता है अपनी एम्प्लॉयमेंट के इंसिडेंटल यानी कि उससे जुड़े हुए एंड देयर बाय वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, अपनी जॉब से जुड़ा हुआ, वो तभी तो किसी के घर गया ना और वहाँ पे इंजर हो गया। तो जो इंजरी है वो क्या हुई है, अराइज आउट ऑफ इन द कोर्स, अराइज आउट ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट। अब आगे समझते हैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सपोज कीजिए वहीं रह करके एसी ठीक कर रहा था अपने प्रीमिसेस में, तो यहाँ पे क्या है, दिस कवर्स द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज। जो कंपेंसेशन है वो पेएबल होगा एम्प्लॉय को अगर एक्सीडेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के पीरियड में ही होगा तो। और जनरली कहा जाए तो एम्प्लॉयमेंट कमेंस कब होती है, जब एम्प्लॉय दुकान के अंदर आया और जब वो वहाँ से जाएगा। ठीक है, हाउ एवर देर आर सेवरल एक्सेप्शंस टू दिस रूल। चलिए फटाफट से समझते हैं कौन सी एक्सेप्शन है। जहाँ पर जो वर्कमैन है वो यूज़ करता है कोई भी ट्रांसपोर्ट जो कि एम्प्लॉयर ने उसको प्रोवाइड किया है, किस पर्पज़ के लिए, पर्पज़ ऑफ गोइंग टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क द टाइम ड्यूरिंग विच ही यूजेज दैट ट्रांसपोर्ट। जब वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है उसी दौरान वो काम पर आ रहा है या काम से जा रहा है, इज़ इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया फायर ब्रिगेड। ठीक है, समझिएगा। आगे देखिए, द टाइम ड्यूरिंग विच जो वर्कमैन है वो कहाँ पर है, इज़ अपॉन द प्रीमिसेस ऑफ द एम्प्लॉयर शुड बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर वो उसी के प्रीमिसेस में है तो। अब आगे देखिए, अगर कोई वर्कमैन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में यानी कि फैक्ट्री में सपोज कीजिए अपने टाइम से पहले पहुंच जाता है जब उसकी एम्प्लॉयमेंट बिगिन होती है और ये नेसेसरी था। ठीक है, आगे ये कि बहुत अर्ली भी नहीं होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ही वॉज डूइंग समथिंग टू इक्विप हिमसेल्फ फॉर द वर्क, वर्क के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, तो वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में माना जाएगा। इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, फटाफट से ये समझिएगा कि कोई फैक्ट्री का एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को बोला, वर्कमैन को, कि कल आकर के 8 बजे फैक्ट्री स्टार्ट होती है लेकिन तुम 7 बजे आना और सारी मशीनों को साफ़ करना। और सपोज़ करो कोई मशीन पूरी रात भर गलती से खुली रह गई और उसमें करंट पास ऑन हो गया। अब एम्प्लॉय आया, उसने मशीन को साफ़ करने के लिए हाथ लगाया और लेकिन उस करंट के कारण उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या रहेगा, लायबल रहेगा कॉम्पेंसेशन के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो वर्कमैन है वो विद द नॉलेज एंड परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के नॉलेज और परमिशन से कहीं पर रहता है अवे फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे उसको बोला गया है रहने के लिए, काम के लिए। ठीक है, सपोज कीजिए आई लिव्स इन दिल्ली, लेकिन अगर मुझे बैंगलोर में मेरी कोई जॉब लगती है और फिर वहाँ पर मेरे को एम्प्लॉयर जो है वो कहता है कि आपको बैंगलोर रहना है और इस प्लेस पर रहना है, ठीक है, ताकि आपको नियर बाय, ये ऑफिस के नियर बाय पड़े, ताकि आपको तभी बुलाया जा सके, तभी आपको भेजा जा सके। ठीक है, और रीज़नेबल टाइम में ही और रीज़नेबल मैनर में ही अगर वो अपने प्लेस से ऑफ वर्क पे जाता है और वहाँ पर उसको कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, फैटल मतलब इतना भीषण कि जहाँ पे डेथ हो सकती है, तो ये जो एक्सीडेंट होगा ये क्या माना जाएगा, अराइज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
अब ये समझिएगा, दिल्ली टू बैंगलोर जाते हुए नहीं, लेकिन बैंगलोर से ऑफिस जाते जाते, ठीक है। जो पीरियड है, अब यहाँ पे देखिए 5th पॉइंट क्या कहते हैं, अगर रेस्ट पीरियड के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट में, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सपोज कीजिए लंच ब्रेक हुआ है और कोई एम्प्लॉय किसी तरह की इंजरी उसको हो जाती है ऑफिस फैक्ट्री के प्रीमिसेस के अंदर, तब भी वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर जो वर्कमैन है वो एम्प्लॉयर के प्रीमिसेस से बाहर जाता है रेस्ट पीरियड के टाइम पे और वहाँ पे उसका कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सारी केसेस आप एज होमवर्क अपना रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ। द एम्प्लॉयर शेल नॉट बी लायबल, एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। यानी कि जो डिजीज़ है या फिर जो भी इंजरी है वो एम्प्लॉय को 3 दिन से ज़्यादा के लिए तंग नहीं की है, ठीक है। मतलब 3 दिन के अंदर अंदर वो रिकवर हो गया, तो इस केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी, किसी भी तरह की इंजरी जो कि नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कोज बाय एक्सीडेंट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, कहाँ पर, जो एम्प्लॉय था हैविंग बीन एट द टाइम और देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, या तो उसने ड्रिंक कर रखा होगा या फिर उसने ड्रग्स ले रखे होंगे, तो ठीक है। आगे देखिए, द विलफुल डिसोबीडियंस जो है एम्प्लॉय का टू एन ऑर्डर की एक्सप्रेसली गिवन, यानी कि सपोज करो जैसे मेट्रो में साफ, अब इतना तो अंडरस्टूड होता है ना कि आप ट्रैक पर मत आओ जब मेट्रो आ रही है तो, और अगर फिर भी कोई एम्प्लॉय मेट्रो के आते हुए, जब वो मेट्रो आ रही थी ट्रेन, तब वो ट्रैक पर कूद गया, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे डिसोबीडियंस हुआ है, ठीक है। जो रूल एक्सप्रेसली बनाया गया था उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय ने काम किया, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, ने अगेंस्ट में काम किया। अब विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइस, जो कि उसको पता थी उसको कैरी करनी ज़रूरी थी सिक्योरिंग और सेफ्टी के लिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल इसका देती हूँ, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट को डिफ्यूज़ करने वाले लोग होते हैं, अगर वो अपना उसको कोट, जो उनको एक वो प्रोटेक्शन का जो कोट होता है, अगर वो उसको पहने ही ना और उसके बाद वो बम को डिस्पोज करने जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो सीधा सीधा उन्हीं को अगर ब्लास्ट हो गया तो वो लोग मर जाएंगे। तो इस तरह के जो केसेस में है एम्प्लॉयर लायबल नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर मैंने आपको ऊपर बताया था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी ना तो उसकी डेथ हुई है ना परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है, बट अगर एम्प्लॉयर जो है वो लायबल रहेगा कंपनसेशन पे करने के लिए अगर एम्प्लॉय मर जाता है, क्योंकि उसके डिपेंडेंट्स को ये मेंशन कराना, ये बहुत मेंशन रीजंस के कारण अगर वो मर जाता है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको एविडेंस दिला पाना कि जो एक्सीडेंट है वो उसी के मिसकंडक्ट की वजह से हुआ है। चलिए आगे समझते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का फिलहाल सबसे सही एग्जांपल जो मैं आपको दे सकती हूँ वो उनका है डॉक्टर्स जो कि कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। उनका ऑक्यूपेशन ही कैसा है कि उन्हें उनको ठीक करना है, और अपार्ट फ्रॉम दिस उस ऑक्यूपेशन के रहते रहते वो खुद भी उस डिजीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो रिस्क एसोसिएट रहता है उसके साथ कुछ डिजीज़ का, कि जो कि पिक्यूलर है, मतलब हो ही सकती है, यूनिक है एंड इनहेरेंट इन दोज ऑक्यूपेशंस, और उस ऑक्यूपेशंस में उसका होना लाजमी है। तो मतलब बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के बाद भी कई डॉक्टर्स को भी कोरोना हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गई है। दूसरा एग्जांपल हमारा फिरोज़ाबाद का बैंगल मेकिंग वाला, ठीक है। बाकी 2 एग्जांपल ही दिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक बार याद दिलाती हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा था स्केड्यूल 3। देखिए स्केड्यूल 3 के अंदर क्या था, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की लिस्ट थी जिसके अंदर पार्ट ए था, पार्ट बी था और पार्ट सी भी था। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे समझते हैं कि पार्ट ए में क्या है। फॉर डिजीज़ जो कि पार्ट ए में इंक्लूडेड है स्केड्यूल 3 के, तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या है, टू पे कंपनसेशन कब अराइज होगी, जब जो वर्कमैन है एम्प्लॉयड किया गया था उसके द्वारा उसको डिजीज़ हो जाती है, तो ठीक है। और फिर फॉर द डिजीज़ जो कि इंक्लूडेड है पार्ट बी में, यहाँ पे क्या है, द एम्प्लॉयर इज़ लायबल, कब लायबल होगा, अगर जो वर्कमैन है वो डिजीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है, अपनी सर्विस के टाइम पे, एंड जो वर्कमैन था वो सर्विस में था फॉर अ कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है, 6 महीने से लगातार वो सर्विस में होना चाहिए और इसके अंदर कोई भी ऐसा पीरियड नहीं होना चाहिए जिसके अंदर उसने दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर काम किया हो, किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट की हो, ठीक है। देखिए फटाफट से मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो अगर एक रामू है वो ए के अंडर काम करता है, ए के अंडर उसने अगर कंटिन्यूसली 6 months काम किया है और उसको कोई डिजीज़ हो जाती है तो ए जो है उसको कंपनसेशन देगा, ठीक है। लेकिन अगर रामू ने बी के अंडर भी काम किया है 1 month, ठीक है, और फिर उसका टोटल टाइम पीरियड सेम ऑक्यूपेशन के अंदर हो गया 6 month, ठीक है,
5 महीने इसके पास काम किया और 1 महीने इसके पास काम किया, तो रामू दोनों में से किसी से एलिजिबल नहीं रहेगा कंपेंसेशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन है आप 6 मंथ्स तक लगातार एक ही एम्प्लॉय के अंडर काम करने चाहिए। अब हम फटाफट से डिस्कस करते हैं पार्ट सी और शेड्यूल 3। यहाँ पे क्या है, जो वर्कमैन है वो एंटाइटल रहेगा कॉम्पेंसेशन के लिए कि अगर जो उसकी सर्विस है, ठीक है, 1 और मोर एम्प्लॉयज़ फॉर सच कंटिन्यूस पीरियड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, तो सारे, देखिए यहाँ पे फटाफट समझाती हूँ, ए बी सी 3 एम्प्लॉयज़ है, मिस्टर एक्स जो है वो तीनों के अंडर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है तो तीनों कंपनीज क्या करेगी, तीनों एम्प्लॉयर क्या करेंगे, उसको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी कॉम्पेंसेशन का अमाउंट रहेगा कमिश्नर को ठीक लगेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो लिस्ट है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की और जो एम्प्लॉयमेंट्स है प्रोड्यूसिंग दैम एज कंटेन्ड इन शेड्यूल 3, ये एक्सटेंड की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी नोटिफिकेशन में, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन सी में रहेगी, पार्ट ए बी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्ट सी में। चलिए, फर्दर नो कंपनसेशन शेल बी पेबल टू अ वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी तरह की डिजीज़ में अनलेस द डिजीज़ जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है स्पेसिफिक इंजरी के लिए, ठीक है, बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि किसी भी तरह का, अगर उसको किसी और तरह की डिजीज़ है जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट से एट्रीब्यूटेबल नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे 2 तरीके हैं जिनसे कि एम्प्लॉय क्लेम कर सकते हैं कॉम्पेंसेशन को, सिविल सूट फॉर डैमेजेस या फिर क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन अंडर द एक्ट। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, वो एक में ही बेनिफिट ले सकता है। सिविल सूट फॉर डैमेजेस के केस में जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर पे केस कर सकता है कि उसे कॉम्पेंसेशन दो, या फिर क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन अंडर द एक्ट, यानी कि एक्ट के अनुसार उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, तो वो एक के अंदर ही बेनिफिट ले पाएगा, ठीक है। हमारा ये पैराग्राफ इसी से एसोसिएटेड था। चलिए इसको आप यहीं पे वाइंड अप करते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे जनरल रूल क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो वर्कमैन की डज नॉट कमेंस जब तक वो अपने एम्प्लॉयमेंट के प्लेस पर नहीं पहुंच जाता, और डज नॉट कंटिन्यू तब तक कंटिन्यू नहीं, मतलब कंटिन्यू नहीं रहेगी जब वो प्लेस छोड़ करके चल देता है। तो दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं जो जर्नी है, कब की, जर्नी टू एंड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, वो एक्सक्लूड की जाती है, ठीक है। हाउएवर एज पर थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, जो एम्प्लॉयर है वो लायबल रहेगा उस इंजरी के लिए जो कि एम्प्लॉय सफ़र करता है व्हेन ही वाज फ्रॉम द वर्क प्लेस और एम्प्लॉयर्स प्रीमिसेस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस के कारण वो कहाँ था, वर्क प्लेस पे या फिर एम्प्लॉयर के प्रीमिसेस में था, तो ठीक है। अब आगे देखिए, अमाउंट जो है कॉम्पेंसेशन का। अच्छा, यहाँ पे रुकिए, ये केस स्टडी आपके एग्जाम में आ सकती है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जो कंसेप्ट है नोशनल एक्सटेंशन का अंडर WCA, वो क्या है, फॉर ग्रांटिंग कॉम्पेंसेशन एप्लीकेबल माना जाएगा ओनली जब यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस हो कि जो डेथ है एम्प्लॉय की, डिजीज़ की, वो स्ट्रेस, अब सपोज यहाँ पे देखिए ये एक एम्प्लॉय था, ठीक है, और ये इसने अपनी फैक्ट्री में काम किया और फैक्ट्री से अब ये घर की ओर जा रहा था। घर की ओर जाते जाते क्या हुआ, इसको हार्ट अटैक आया और ये ज़मीन पे गिर गया, देखो गिर गया हार्ट अटैक के मारे, और इसको यमराज जी ले गए, ठीक है। अब ये आया था जब इसके एम्प्लॉयर ने इसको बहुत डांटा, बहुत सुनाया, तो इसके मेंटल लेवल पे स्ट्रेस आ गया या फिर स्ट्रेन जो था किसी भी तरह का, तो अपने काम से घर लौटते हुए इसको इस तरह का हुआ। तो अगर इस तरह का कोई सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है, कोई प्रूफ हो जाता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो इसको कॉम्पेंसेशन, इसके डिसीज को कॉम्पेंसेशन देगा। अब इसको कॉम्पेंसेशन देने के लिए तो एम्प्लॉयर को भी ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है।